गुजरात के राजकोट शहर के गेमिंग जोन में लगी आग के मामले में 7 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। ये सभी अधिकारी अलग अलग विभाग से हैं। सस्पेंड अधिकारियों में राजकोट महानगर प्लानिंग विभाग के असिस्टेंट टाउन प्लानर गौतम जोशी का नाम है। असिस्टेंट इंजीनियर जयदीप चौधरी का नाम है। मार्ग माकन विभाग के नायब कार्यपालक जो है इंजीनियर MR सूमा, इंचार्ज इंजीनियर पारस कोठिया, राजकोट पुलिस से पुलिस इंस्पेक्टर VR पटले, लाइसेंस डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर NI राठौड़ और राजकोट म्यूनिसिपल कमिश्नर ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के स्टेशन ऑफिसर रोहित विगोरा इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है, जबकि 4 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो यहाँ पर अलग अलग विभाग के जो कुछ कर्मचारी हैं जिनसे अलग अलग स्तरों पर यहाँ पर लापरवाहियाँ हुई हैं, जिसके चलते 28 लोगों की जान चली गई है, उन्हें यहाँ पर सस्पेंड फिलहाल कर दिया गया है। हम चलते हैं हमारे सहयोगी पारस धामा के पास, जो लगातार राजकोट में मौजूद है। घटनास्थल को वो कई बार वहां पर जा चुके हैं, लोगों से उनकी बातचीत हुई है। पारस, यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये कहा जाएगा पारस, अगर वक्त रहते इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई होती तो शायद 28 लोगों की जान बच सकती थी। जी अदिति, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर वक्त रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाई गई होती तो ये हादसा जो है वो टाल सकते थे। उसी के संदर्भ में कल सोमोटो फाइल किया गया था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, और उन्होंने ये फटकार लगाते हुए सवाल पूछा है गुजरात गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और लोकल बॉडीज से कि क्या आप लोग इतने समय तक सो रहे थे? 4 साल से बिना फायर सेफ्टी लाइसेंस के लगातार एक TRP गेमिंग जोन जो है वो अपना ऑपरेशंस कर रहे थे, वहाँ पे वो अपना काम चला रहे थे, मगर किसी की नज़र वहाँ पर क्यों नहीं पड़ी? वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने जो है वो गवर्नमेंट से जवाब मांगते हुए कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे सामने रखे हैं, जहाँ पर राजकोट अग्निकांड की दुर्घटना कोई सलाह देने वाली दुर्घटना नहीं है, ये भी हाईकोर्ट ने कहा है। सरकार को ये बात याद रखनी चाहिए। गुजरात सरकार को जो हाईकोर्ट है उन्होंने फटकार लगाई है, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है गुजरात सरकार को। वहीं FSL CCTV के आधार पर क्या जाँच हुई है उस बात को भी जल्द ही समक्ष रखना होगा गुजरात सरकार को, और जितनी भी एजेंसीज इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं उसमें वहीं क्राइम ब्रांच SIT सहित की टीमों ने क्या छानबीन की है वो जवाब भी हाईकोर्ट के समक्ष रखना होगा पुलिस को और क्राइम ब्रांच को। तो इस पूरे मामले में जो माननीय हाईकोर्ट हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को फटकार लगाई है, स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई है, और ये कहा है कि क्या वो लोग इतने समय तक सो रहे थे? आपको ये भी पता नहीं चला कि आपके ही स्टेट में अलग अलग शहरों में ऐसे कई गेमिंग जोन हैं जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के चल रहे हैं। आपको उस वक्त क्यों नहीं ये सूझा कि इन पे कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि सारी चीज़ें हो जाती हैं, लोगों की जान चली जाती है, उसके बाद सरकार जागती है और उसके बाद कार्रवाई करती है। तो हाईकोर्ट की तरफ से जो है वो फटकार लगाई गई है स्टेट गवर्नमेंट से और उनसे जवाब मांगा गया है इस पूरे मामले पर। जी पारस, अभी इन लोगों के ऊपर क्या कुछ धाराएं दर्ज की गई हैं? क्या कुछ केस भी दर्ज किया गया है या सिर्फ अभी तक निलंबन तक ही मामला अटका हुआ है? इस पूरे मामले में जो 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उनको अभी तक सस्पेंड कर दिया गया है। 7 अधिकारी थे जो कि लोकल बॉडी के अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, उन सारों को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी तक कोई धाराएं लगाई नहीं गई हैं, मगर सस्पेंशन उनका कर दिया गया है। ये ऑर्डर डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है और इस पर आगे की जानकारी जल्द ही दी जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में 2 आरोपी राजकोट पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए थे, गिरफ्तार किए गए थे, उनको कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पर माननीय कोर्ट के सामने सारी चीज़ें रखी जाएंगी और राजकोट पुलिस जो है वो 7 दिन की कस्टडी मांगेगी, पुलिस कस्टडी मांगेगी, क्योंकि इस सारे मामले में और भी बहुत सारे पहलू हैं जिनको जांचना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ऐसी कोताही बरती गई, क्या कुछ और था इस पूरे मामले में? सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग NOC जो उनके पास नहीं थी TRP गेमिंग जोन के पास, उसके बारे में काफ़ी जानकारी जो है वो राजकोट पुलिस को लेनी है। तो इस संदर्भ में आज जो है 2 आरोपियों को यहाँ पर पेश किया जाएगा राजकोट कोर्ट में, और उसके बाद जो है और जांच आगे बढ़ सकती है इसमें। बिल्कुल पारस, ये भी बताएं कि जिन लोगों की जानें यहाँ पे गई हैं उन परिवारों में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, क्योंकि कल आप बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा बुरी तरह जो शव है वो जल गए थे, उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही थी। तो क्या वो प्रक्रिया जो है DNA सैंपल लेने की वो पूरी हो पाई है, क्योंकि अंतिम संस्कार भी अब शुरू हो गया होगा?
अदिति, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो लोगों के जहन में है। इस पूरे मामले में डीएनए सैंपल्स जो हैं उसी दिन ले लिए गए थे जिस दिन ये पूरा हादसा हुआ था, जब हॉस्पिटल में सारे शवों को निकाल के ले जाया गया था। बहुत बुरी तरह जले हुए शव थे, तो डीएनए से ही पता लगा सकते हैं कि कौन किसका परिजन है या कौन नहीं है। तो इन सारे डीएनए सैंपल्स को ले लिया गया था और उसके बाद उसको जाँचने के लिए जामनगर भेज दिया गया था। इस पूरे प्रक्रिया को तकरीबन 38 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। अभी तक डीएनए रिपोर्ट्स जो हैं वो आई नहीं है। जैसे ही डीएनए रिपोर्ट्स मिलेंगी उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो लोग हैं जिनके परिजन इस पूरी दुर्घटना में मृत हुए हैं उनको शव दिए जाएंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार जैसे आपने कहा उसकी विधि की जाएगी। बट अभी के लिए जो सारे डीएनए सैंपल्स हैं, जो आपने प्रश्न पूछा, सारे डीएनए सैंपल्स ले लिए गए हैं और उनको जामनगर में जांचा जा रहा है कि परिजन कौन है और किस तरीके से आगे की प्रक्रिया करनी है, उस पर भी काम चालू है। शुक्रिया पारस, बहुत ही दुखद ये हादसा हुआ है और उम्मीद यही करते हैं कि आगे इस तरह के हादसे ना दोहराए जाएं और जो लोग भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो हमारे सहयोगी पारस दामा राजकोट से हमें अपडेट दे रहे थे।